सेलिब्रेशन फीवर इज नॉट येट ओवर। 31 जुलाई से तमाम यूटिलिटी स्टोर बंद करने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू उन्होंने ये वादा अक़वाम मुत्तहिदा में भी किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको बाकायदा दहशतगर्द करार देता है। इट्स अ वेरी गुड टाइम कि 9 to 10 years की एज में अब जॉज की ग्रोथ को देखें। तू मेरे यार, तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। अजीम फतह के नाम हीरोज को कौम का सलाम। ऐवान सदर में आला एजाजात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुर्रत अता किया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज दिया गया। पाक फिदाइया के पायलट्स को भी एजाज़ात से नवाजा गया। सिफारती वफ्द के अराकीन को भी हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। बिलावल भुट्टो वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ समेत कई अहम शख्सियात को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। कश्मीर में आज काबिज भारत के यौम आज़ादी पर यौम सियाह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर आज मकबूजा कश्मीर में हड़ताल का समा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम सियाह मनाएंगे। कश्मीरी पाकिस्तान को अपना मौहसिन और भारत को जाबिर और काबिल समझते हैं। अलास्का समिट आज होगी। दो आलमी सुपर पावर्स के सरबराहान के दरमियान अहम मुलाकात होगी। ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग से मुतालिक अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पुतिन मुझसे पंगा नहीं लेगा। सदर ट्रंप रूसी हम मनसब से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मानसून 7वें स्पेल की एंट्री 21 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। उधर शाहराए बाबूसर पर सैलाबी रैली ने फिर तबाही मचा दी। शाहराए बाबूसर 2 मुकामात पर बंद। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से एक गाड़ी जख्मी में आई जिससे एक बच्चा जख्मी हुआ। और शहदाए करबला की याद में चहलों में इमाम हुसैन के सिलसिले में मुल्क भर में जुलूस व तकारीब का एहतमाम। एमजना रोड मुकम्मल बंद। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुख्तलिफ शहरों में अलम, जुलजना और ताज़िए भी बरामद किए जाएंगे। जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर राख ले। वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया साहब। द सेलिब्रेशन फीवर इज नॉट येट ओवर, क्योंकि हाँ बिल्कुल बच्चे जो हैं वो आज भी निकले हुए सड़कों पे बिकॉज उनकी सेलिब्रेशन कल पूरी हुई नहीं है अभी तक। बहुत सौ का शिकवा है कि जी हमें भरपूर किस्म की आज़ादी नहीं मिली, इसलिए हम आज भी बाजा बजा के उस आज़ादी का भरपूर मुजाहरा करें। जी 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 बिल्कुल। बहुत सारे वाक़यात में जो है वो बच्चों को रोका गया है, टोका गया है, जिससे वो बहुत नालां हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया है। लेकिन चूंकि आज भी स्कूल की छुट्टी है एंड एक्चुअली किड्स हैव अ लॉन्ग वीकेंड। आज छुट्टी है बिकॉज सैटरडे एंड देन संडे, सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू गेट ओवर फॉर 3 more days। उन्होंने जो सामान खरीदा है सिर्फ किड्स की लॉन्ग वीकेंड है। खैर कुछ सीक्रेट्स हमें शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन चलिए कल के दिन की मजीद बात जरा कर लेते हैं। कल ऐवान सदर में ज़बरदस्त तकरीब हुई और इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। इसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा को भी और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुर्रत अता किया गया और इसके साथ साथ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज दिया गया। लेकिन सबसे जो अहम बात थी वो ये कि जिन शाहीनों ने पाक फिदाइया के जिन शाहीनों ने वो टारगेट्स लॉक करके और उनको तबाह किया था, उनको जो है जब नवाजा गया तो जो जोश था इन दैट हॉल, वो जोश काफ़ी दीद नहीं था। साथ ही ऑपरेशन बिनानी मरसूस के दौरान जो S-400 का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम उसको तबाह करने वाले पाक फ़िज़ाइया उनकी पायलट की खुसूसी पजीराई की गई है और बाकी जो दीगर पायलट्स थे उनको भी जो है वो तमगात से नवाजा गया। बिल्कुल। फ़ज़ाई के जो अफसर थे विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक को तमगा बसालत से नवाजा गया है। इसके अलावा सफारती वफ़द के अरकान को हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जब पहुँचे और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ समेत कई अहम शख्सियात को भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया और बिलावल भुट्टो जब वहाँ पर पहुँचे तो
ख़ुद उनके वालिद जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो एक काइंड ऑफ इमोशनल माहौल वहाँ पर भी नज़र आया उस मौके पर भी जब उन्हें निशान इम्तियाज़ से नवाजा। चलिए, अच्छा सियासी नाश्ते में अब ज़रा दीगर बात कर लेते हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो अहम डेवलपमेंट हुई है, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात की इत्तलात, और इस हवाले से कौमी असम्बली के स्पीकर के दफ्तर में एक अहम मुलाकात भी हुई है। बिल्कुल, और दोनों फरीकैन ने मुज़ाकरात के इम्कान पर भी बातचीत की है। अब इस हवाले से स्पीकर ने PTI के वकास अकरम जो हैं उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई के लिए वोटिंग के अमल को जज्बा खैर सगाली के तहत मौखर कर दिया है। और ऑन द अदर साइड पीपल्स पार्टी ने भी PTI के रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा देते हुए सियासी अमल में शमूलियत पर एक दफ़ा फिर से जोर दिया है। अब ये देखना है कि ये किस तरफ लीड करता है। अच्छा, इस मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी ने भी इस मौक़िफ़ की हिमायत की, जबकि PTI वफ़द ने इस मामले पर अपनी पार्लिमानी पार्टी और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की यकीन दहानी कराई और कहा कि वो इस पर जवाब देंगे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में दिलचस्प अमर ये है कि PTI की पार्लिमानी पार्टी के जो इजलास में अक्सरियत ने मुज़ाकरात की हिमायत की, तहम एक ज़राए का एक जो रिसोर्स थी उसका ये कहना है कि हातमी फैसला बानी PTI का ही होगा। अच्छा, इसके साथ साथ यह एक और बड़ा अहम इशू है, नॉट इंक्लूडिंग दिस इन द सियासी नाश्ता, लेकिन ये अवामी मामला है। और वो अवामी मामला ये है कि 2 दिन कबल, यानी कि 14 अगस्त से 1 दिन कबल, जो आसफा भुट्टो हैं उन्होंने एक मामला उठाया इन द हाउस, और वो मामला था यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का। और उन्होंने कहा कि हज़ारों मुलाजमीन इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। जी बिल्कुल, और वो बंद हुए। उन्होंने राना तनवीर को भी जो है उन्होंने मुखातिब करके क्या कुछ कहा, आसफा ने, ज़रा आपको सुनाते हैं। सोर्स मालूम हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं और लाखों लोग अब बेरोजगार है। That he was not going to close these utility stores. This issue was sent to the committee. The committee was given assurances that there will be no closure of utility stores. I urge the cabinet, I urge the government at this time to please reconsider and please revisit this in the downsizing committee. We need to be strengthening our utility stores, not downsizing them and not closing them down. ओके, अच्छा, इस पे फिर राना तनवीर ने जो है उन्होंने भी जवाब दिया कि उन्होंने जवाब दिया कि जी ये उस वक्त हुआ जिस वक्त वो शायद मिनिस्टर नहीं थे। फिर जब स्पीकर ने आखिर में बात यहाँ पे आई कि जी एक कमेटी बना दी जाए, तो उस कमेटी में डिस्कस हो जाए। इसी पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी और कौमी असम्बली मिर्ज़ा इख्तियार बेग हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वैसे बिलेटेड जश्न आज़ादी मुबारक आपको भी। अच्छा, मिर्ज़ा साहब, द सिचुएशन नाउ इज़ के पीपल्स पार्टी, आज़ादी मुबारक सर थैंक यू सो मच। पीपल्स पार्टी आवाम की बात करती है, और ऐसे में आसफा ने जो कल परसों गुफ्तगू की बड़ी अहमियत की हामिल है। व्हाट्स द सिचुएशन राइट नाउ मिर्ज़ा साहब, ये यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश, इनमें मुलाजमीन। हाँ, मुझे एक बात और याद आई राना तनवीर की, और वो कह रहे थे कि जी हम जो फारिग कर रहे हैं लोगों को, उनको हम पैसे पूसे दे देंगे, और जो परमानेंट स्टाफ है शायद वो रहेगा। क्या सिचुएशन क्या है यूटिलिटी स्टोर्स की इस वक्त? मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए, मैं इजलास में मौजूद था कौमी असम्बली के, जहाँ पे आसफा भुट्टो जरदारी हमारी कुलीग फर्स्ट लेडी हैं, उन्होंने इस इशू को रेज किया। और ये इशू इसलिए रेज करना पड़ा है कि राना तनवीर ने ही फ्लोर में एक वक्त पे ये बयान दिया था कि हम यूटिलिटी स्टोर बंद नहीं करेंगे, स्टाफ को निकालेंगे नहीं, बेरोजगारी मुलाजमतें उनकी नहीं ख़त्म करेंगे। और अब जो फाइनल हमने देखा कि नोटिफिकेशन तक निकाल दिया गया है कि 31 जुलाई से तमाम यूटिलिटी स्टोर जो 50 साल से चल रहे थे और जिसमें 14,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बंद करने जा रहे हैं। और बंद कर दिया उसमें आधे से ज़्यादा, तो बाकी बंद हो रहे हैं। और अब भी वो जो खुले हैं वो उनका मकसद यही है, जो इन्वेंट्री है उसको मुंतकिल करना है, स्टॉक को मुंतकिल करना, दूसरी चीज़। उनका ये कहना है कि जी इससे 4.1 बिलियन रुपीस का इस साल 6 महीने में नुकसान हुआ था, अरबों माली साल, और अब तक टोटल 15.5 बिलियन लॉस हो चुका है। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम इसको, वजीर आजम ने कहा कि हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब इसके 2 एंगल हैं। ये ऑस्टेरिटी मेजर में वो अखराजात जो ब्लीडिंग कर रहे हैं खजाने को, वो यकीनन देखने चाहिए, लेकिन ये जो एक सर्विस है, ये 2 इसके नुकसान होंगे बंद करने से।
पहला नुकसान तो ये होगा कि लोगों को जो सस्ती अशिया मिलती थी और हर जगह पे इनके स्टोर से 4000 लोग जाके ले आते थे, वो एक सहूलत खत्म हो जाएगी उम्र भर के लिए। दूसरा, वो लोग जो काम करते थे वो तकरीबन 14,000 एम्प्लॉइज थे इसमें, वो बेरोजगार हो जाएंगे। हमने ये कहा है कि आप एम्प्लॉइज के लिए या तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम लाएं या एक कॉमन पूल होता है जिसमें यहाँ से एम्प्लॉइज मुंतकिल हो जाते हैं और फिर जहाँ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है वो वहाँ से चले जाते हैं। इन्होंने कोई ऐसी स्कीम ऐलान करने के बावजूद नहीं, तो हमारा पीपल्स पार्टी का और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा का जो बयान है वो पॉलिसी स्टेटमेंट, हम इसके खिलाफ हैं और हम इसको अपोज करेंगे। और हमारी डिमांड ये है कि उसमें जो भी कमेटी आपने बनाई है उस कमेटी को बिठा के इसका कोई ऐसा हल निकालें कि नुकसानात तो रुक जाए। मिर्जा इख्तियार से मुझे रोकना, ठीक, इख्तियार बेग साहब मुझे याद पड़ रहा है कि जब से ही जुमला सुन ले सादिया जी, अगर कोई फैसिलिटी नुकसान कर रही है तो गवर्नेंस में आता है, आप गवर्नेंस बेहतर बनाएं ना कि उस फैसिलिटी को खत्म कर दें। ये है हमारा मौक़िफ़ और इसलिए हम इसके अगेंस्ट हैं। ऑल राइट, ये मामला आप भी जानते हैं कि साल से भी ज़्यादा इस मामले को हो गया, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा इस मामले को हो गया। जब ये मामला आया था उस वक्त मुझे याद है शाज़िया मरी ने 1 से 2 बार इस मामले को ऑलरेडी वो उठा चुकी हैं। उस वक्त से लेकर अब तक इसमें बड़ी प्रोग्रेस इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में होती रही है, कंसिस्टेंटली होती रही है। एक शिकायत है मेरी कि इसको बीच में रोकने के लिए फिर ऐसा लगा जैसे मामला ठंडा पड़ गया है और अब इस नहज पर आया कि ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि बंद होना शुरू हो गए और फिर लोगों को फारिग कर दिया गया। हालांकि बड़ी बीच में हड़तालें भी हुई और एहतजाज भी हुए, तो वो मेरा एक ज़रा सा शिकवा है कि वहाँ पर शायद ज़्यादा आवाज़ उठाई जा सकती थी। दूसरा, जो आप एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हुकूमत बार बार ये कह रही है कि IMF का मुतालबा है, हम सब्सिडियाँ नहीं दे सकते अब मज़ीद, तो फिर जो आप ये बात कर रहे हैं कि जी लोगों को नुकसान होगा, सस्ती चीज़ें उनको मिल रही थी, ये कितनी रेलेवेंट है? नहीं, देखिए, यूटिलिटी स्टोर में जो फूड सब्सिडी है वो हमारा एलोकेशन है और वो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी। ये IMF का ज़्यादा कंसर्न हो जाता है कि नुकसान में चलने वाले इदारों को ब्लीडिंग जिसमें हो रही हो वो आप कंटिन्यू करें, तो उसका बेहतर गवर्नेंस करके, रीस्ट्रक्चर करके, प्राइवेट इदारों को देके ठेके पे इन इदारों को चलाया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जिनमें वो इदारे जो हुकूमत से नहीं सही चल रहे वो उसको कमर्शियल बुनियादों पे चलाया जा सकता है। लेकिन गरीब को एक फैसिलिटी के सस्ती खाने पीने की अशिया का मिलना और चूल्हे को उसके बंद कर देना, इसके हम खिलाफ हैं। अच्छा मिर्जा साहब, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, शायद ये उस चीज़ का एक स्टेप था जिसमें कहा गया था कि जी ऑस्टेरिटी कैंपेन और हम मुख्तलिफ महकमाजात बंद करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे मेरा सवाल ये है, अगर मुख्तलिफ महकमे बंद करने थे तो सबसे पहले देखना चाहिए था कि इस बार जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का अखराजात जो बढ़ाए गए हैं वो कम करने चाहिए थे, वो नहीं हुए। अच्छा, अब हाउस के ये बात ठीक है कि हाउस के मेंबर्स की 5-10 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी, वो उसको देखना चाहिए था, वो एक दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये कि वो सारे इदारे देखने चाहिए थे जो लीक कर रहे हैं, जिनका अवाम से, अवामी रिलीफ से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था, वो इदारे देखने चाहिए थे। लेकिन वो इदारा देखा गया जो अवाम से रिलेटेड है और अवाम का ही गला दबा दिया गया। फैसल स्टील मिल 8-10 साल से बंद है जी, उनके लोगों को आपने निकाला नहीं है, तनख्वाहें दे रहे हैं, हालांकि वो कोई ऐसी सर्विस नहीं दे रहा आवाम को जो आपने अभी कहा, जिसमें सस्ती अशिया, खाने पीने की सप्लाई, ये इस तरह की दूसरे मुतबादिल कोई ऐसी जिससे सारिफ को, गरीब सारिफ को फ़ायदा पहुँचे, तो वो नहीं स्टील मिल वगैरह वो दे रहा है, वो बंद है, उसकी चमनी में धुआं नहीं निकल रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि बहुत हेस्टी की गई है और 14,000 एम्प्लॉयज़ को फारिग करना और 4,000 से ज़्यादा आउटलेट को बंद करना, इससे सीधे सीधे जो हिट होगा वो एक गरीब आदमी होगा। और पीपल्स पार्टी की तो बेसिक
कोर पॉलिसी यही है कि हम चूल्हे जलाने आए हैं, चूल्हे बुझाने के नहीं आए। मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई लेआउट प्रपोज किया गया है कि इन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है? लेट्स से हमने कहा है उनको एब्जॉर्प्शन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकलती हैं, उनको रोकें, उन वैकेंसियों पे यहाँ के लोग जो जिस कैडर के हैं, वो इसमें ज़्यादा ऊंचे कैडर के लोग हैं भी नहीं, क्योंकि कोई कितना टेक्निकल हाई फाई इसका काम नहीं था, तो वो किए जा सकता। बट वो एक्सरसाइज करनी होगी एक जज्बे के साथ कि हम लोगों को या तो कॉमन पूल में ले जाके हम गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, या वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम जो है वो भी एक स्ट्रेटजी है जिसको माजी में इस्तेमाल किया गया है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इफ्तियार बेग साहब, और कि अवाम की जो तकलीफ़ है उसको सुना जाएगा। ऑल दो कि वो आप खुद कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा बंद हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा बंद होने की तैयारी में है, सामान बिक चुका है, सामान बिक चुका है। और अब ऐसे में कमबैक कैसे होगा? आसफा भुट्टो ने जो बात की है, देखते हैं कि उनकी ये बात कितनी असर रखती है। आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आपको सबको पता है कि आज दुनिया भर में कश्मीरी यौम सियाह इसलिए मना रहे हैं क्योंकि भारत का यौम आज़ादी है, और इसके मौके पे मकबूजा वादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का इस वक्त समा है। और गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि किसी भी मुल्क की यौम आज़ादी उसके लिए बाइस फ़ख्र होती है, बाइस इफ्तिखार होती है, लेकिन जब बात आती है पड़ोसी मुल्क की तो उनके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो वो जमहूरियत के नाम लेवा है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की, और उनके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ही आज़ादी इज़हार राय का हक़ नहीं है, तो फिर ऐसे में यौम सियाह मनाना पड़ता है उन लोगों को जिनके हुकूक आपने गस्ब किए हुए। शटर डाउन हड़ताल का समय है, काबिज़ फोर्सेस की जानिब से इंटरनेट की बंदिश भी है, मुतादिद नौजवानों को जो उन्होंने वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से जुल्म के पहाड़ वहाँ तोड़े जा रहे हैं, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं है, अपना हक मांगने की इजाज़त नहीं है, वहाँ आए रोज़ इंटरनेट सर्विस इस दौर में बंद रहती है, वहाँ लोगों को बिज़नेस का लॉस होता है, तो ऐसे में वो इलाका क्यों ही अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा और ये आवाज़ नहीं बुलंद करेगा कि आज वो यौम सियाह मनाते हैं क्योंकि आज भारत का यौम आज़ादी। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा शमीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शमीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके नज़दीक भारत की आज़ादी का दिन कश्मीरी अवाम के लिए यौम सियाह है। 15 अगस्त को यौम सियाह मनाने का पैगाम कश्मीरी अवाम दुनिया को किस तरीके से पहुँचाते हैं? देखिए, 14 अगस्त पाकिस्तान ने अपना यौम जमहूरिया मनाया, 15 अगस्त हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया, और हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के साथ जो वादे किए थे, जो उन्होंने 1947 में यूनाइटेड नेशन और दूसरी जो उस वक्त की बड़ी ताकतें थी उनके सामने जो कश्मीरियों के साथ वादे किए गए थे, उन वादों की नफ़ी की गई है। बिल्कुल 1947 के फ़ौरन बाद यही वजह है इस मसले को यूनाइटेड नेशंस में लिया गया है, और यूनाइटेड नेशंस ने मुख्तलिफ करारदातें हैं जिन्होंने कश्मीरियों को यह हक दिया कि वो खुद इरादत के लिए, उसके हसूल के लिए जो माहौल तैयार किया जाएगा, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर मकबूजा रियासत के लिए वो माहौल फराहम करेंगे। लेकिन ये वादा जो है, ये उस वक्त के जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये वादा अक़वाम मुत्तहिदा में भी किया, उन्होंने ये वादा कश्मीरियों के साथ श्रीनगर के लाल चौक में तकरीर करते हुए किया, और उन्होंने ये वादा ऑल इंडिया रेडियो पर भी 1947 की अगर हम ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं तो उसमें भी उन्होंने ये वादे किए थे। लेकिन आखिर वजह क्या बनी कि इन्होंने इमीडिएटली इस वादे से इनहराफ किया, और कश्मीर की जो साख्त थी, उसकी जो बनावट थी, उस पर बहुत सारी चीज़ें जो है उन चीज़ों पर उन्होंने अमल दरामद, जैसे हम आजकल कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है वो की गई है, बिल्कुल इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली लाई, और कश्मीर पर गासिबाना कब्जा करने के लिए न सिर्फ फौजों की तादाद बढ़ाई, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो रियासत 1947 से पहले की रियासत है उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लाई गई है कि प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर की पोस्ट क्रिएट की गई,
वहाँ प्रेसिडेंशियल राज को ख़त्म करके वहाँ उन्होंने अपना गवर्नर भेजा और फिर वह मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ लाई। इसीलिए कश्मीर ने पुरअमन तरीके से हर दौर में, अगर हम देखेंगे 1947 और के अब तो उन्हें पुरअमन एहतजाज भी उन्हें इजाज़त दी ही नहीं गई। लेकिन हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से जारी भारतीय मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को अभी भी बरकरार रखा हुआ है भारत में। आप इसको किस तरह से देखती हैं? आलमी इदारों के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कश्मीर में इंसानी हकूक़ को सियासी इंतकाम का एक ज़रिया बनाया गया। सियासत को पुरअमन रहने से रोकने के लिए वहाँ बेतहाशा जुल्म का रास्ता इख्तियार किया भारत ने, और वो चाहता था कि कश्मीर की जो ये मुनज़्ज़म आवाज़ है, पॉलिटिकल फोर्सेस है, उनको दबाया जाएगा कि वहाँ जुल्म और ज़्यादती की जाएगी। मैंने आपको अभी बताया कि हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, कि सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स हो जहाँ हमें पता चले कि हिंदुस्तान ने कश्मीर में क्या क्या किया है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे दूंगी कि मैंने 1965 का मेरे जहन में खाका सा है कि किस तरह से कश्मीर के जो दीनी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उनको मजरूह किया गया, और वहाँ पर मोए मुक़द्दस की तहरीक जो शुरू हुई थी, ये एक अलार्म था कि कश्मीर में जो हारमनी है उसको ख़राब किया जाए, जो वहाँ की रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उनको छेड़ा जाए। और उन्होंने एक मोए मुक़द्दस को चुराया भी, और हज़ारों लोग जब सड़कों पर लाखों लोग आए तो बेतहाशा गिरफ्तारियाँ और कत्ल गारत हो गया। मैंने खुद मेरे जहन में उसका एक छोटा सा कभी कभार वो नक्शा आता है किस तरह खून में लथपथ नौजवान उस तहरीक के पीछे शहीद भी हो गए, उन्होंने अपना खून दे दिया। लेकिन भारत को उस वक्त भी रोका। फिर 90 के बाद की जो तहरीक है उसमें यही एक टूल जो था, जिसको इंटरनेशनली कहते हैं कि वेपन ऑफ वार, खवातीन पर बहुत जुल्म किया गया। पहले ही दौर में 90 में हम कुनन पोशपोरा का वाक़ा देखते हैं, गाँव कदर मैसेकर देखते हैं। फिर मैसेकर्स की सीरीज़ है जिसमें हज़ारों लोगों को न सिर्फ जेलों में बंद कर दिया गया, उनको और अब उसमें शमीम साहिबा, अब हम उसमें देख रहे हैं कि इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि भारतीय मीडिया जो है कश्मीर अवाम के मौक़िफ़ को उजागर करने में जो है वो उनको दबाने में, उसको सबड्यू करने में इंडिया का जो मीडिया है वो इस वक्त पेश है। कितना मुश्किल होता है ऐसे मीडिया पे, या फिर इवन फॉर दैट सेक इंटरनेशनल मीडिया पे आवाज़ बुलंद करना? देखिए, कश्मीर मकबूजा रियासत का अपना कोई मीडिया है ही नहीं। जी हाँ। मकबूजा कश्मीर में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंडिया चैनल, सारे कॉर्पोरेट चैनल्स को इंडिया करता है कंट्रोल। हाँ, वहाँ जो जर्नलिस्ट थे, प्रिंट मीडिया था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर भी किया है, स्टोरीज भी भेजी है। लेकिन 2019 के बाद और उससे पहले भी जर्नलिस्ट कत्ल भी किए गए, शहीद किए गए, उनको अरेस्ट भी किया गया। इस वक्त फिर बैन हो गया 2019 में। इसलिए कश्मीर की एक्चुअल सूरत हाल जो कुछ दिखाया है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स ने दिखाया है, लेकिन हिंदुस्तान के टेलीविज़न चैनल्स ने भारत का बयान जो था कि यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ ठीक है, उनका जो नैरेटिव था कि कश्मीर में अब अमन है, और उस अमन के नैरेटिव को लेके, उस बयानियों को लेके उन्होंने अपने चैनल्स को भी ये हिदायत की थी कि सुबह जो उनके पास होम मिनिस्टर से आता है लिख के कि आज हमें आपने इस तरह से कश्मीर को पोर्ट्रेट करना है, तो वही होता रहा है। लेकिन पाकिस्तान में एक जिम्मेदार जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको मीट करते हुए हमने देखा है कि अभी जो बुनियान मरसूस का जो ये आज। अच्छा शमीम साहबा, आज के दिन की मुनासबत से एक्टिविटीज़ रहेंगी, और ख़ास तौर पर अगर हम यौम सियाह की मुनासबत से मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं? देखिए, हम तो आम तौर पर यूं करते थे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम तो चूँकि नेज़ों के साए में फौजी पहरे में बैठे हैं, वहाँ पर भारत स्कूलों से, दफ्तरों से लोगों को ला के जमा, बल्कि जम्मू से लोगों को लाते हैं। पिछले साल भी यही किया था। हम यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है यहाँ पर पुरअमन एहतजाज करते हैं। हमने भी अपना आजकल जो प्रोग्रामों का जो सिलसिला है, हमने इस पर थोड़ी सी तब्दीली लाई है।
कि हमने अब ये एहतिजाज मुख्तलिफ शहरों में, आज़ाद कश्मीर में अशमुकाम के मुकाम पर, हमने मुजफ्फराबाद में, हमने सेमिनार्स करके ये एहतिजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं आज के दिन 15 अगस्त को कि हम हिंदुस्तान के इस जारहियत के खिलाफ आज जो ये डेमोक्रेसी का दिन मना रहे हैं, आज़ादी का दिन मना रहे हैं। ये आज़ादी उनका भी हक है जो इस करारदाद का हिस्सा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में ये खुद पेश करके गए हैं। तो हमें भी इसी तरह से जिद्दोजहद करने का हक है जिस तरह बेशक जिद्दोजहद करने का हक है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जिद्दोजहद उस वक्त तक जब तक एक एक कश्मीरी को ये हक नहीं मिल जाता, और उसमें पाकिस्तान पेश है। बहुत शुक्रिया शमीम शाह साहबा, आप मौजूद थी हमारे साथ। और वो कहते हैं ना कि सादिया, जब आपकी नीयत साफ़ हो तो आपकी मंजिल आसान होने लगती है। एक तरफ तो कश्मीरी और जो हैं वो अपनी मंजिल की जानिब डटे हुए हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है उसने सफारती महाज पे जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, ये वीडियो जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये हमारे बंगाली भाई हैं। और कल के दिन 14 अगस्त वाले दिन वहाँ पे नारे लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के। 14 अगस्त पे वहाँ फ़लस्तीन का परचम भी था, पाकिस्तान का परचम भी था। मैं अगर सेफली ये कह सकूँ कि 1971 के बाद ये पहला मौका है कि जब उस खित्ते में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एब्सोल्युटली। और ये पाकिस्तान की, जैसे आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, पाकिस्तान के फ़ॉरेन महाज पर, फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ी जीत है। वेर हम जानते हैं कि भारत किस तरह से बांग्लादेश के पुतलियाँ लेकर आ रहा था और उनसे ऐसे काम करवा रहा था जिससे वहाँ की अपनी आवाम भी खुश नहीं थी, और उसका एक बड़ा रिएक्शन भी हमने देखा जो बांग्लादेश में आया। एंड ट्रुथ डजंट हाइड, एंड वो हमने कल देखा बांग्लादेश में भी होते हुए, जिस तरह से पाकिस्तान की आज़ादी को वहाँ पे सेलिब्रेट किया। चलिए अभी एक ब्रेक ले लो, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। वेल, इस बार वो हुआ जो सालों से नहीं हुआ था। आई एम सॉरी, इस बार वो नहीं हुआ जो सालों से हो रहा था। 14 अगस्त पे बारिश नहीं हुई, तो इस बार वो हो जाए जो फिर हमने वादा किया था। आपने नहीं इस पर अग्री किया था। चले, ये तो हमारा इट वाज बिटवीन मी एंड पीसीआर, एंड फैसल सेड मुझे 1000 रुपए की शर्त नहीं लगानी है, तो हम इस पे वीडियो निकाल के ना फिर 1000 रुपए आप रेडी रखिएगा। तो आपको क्यों फायदा हासिल करना है ना, ये मेरा और पीसीआर का मामला है, आप बीच में अभी। चले ठीक है, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कराची जो है, और मेरे इलाके में मुल्क भर में बारिश हो रही है, लेकिन कराची अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है बेचारा, वो बारिश नहीं हो रही, दूसरों की बारिशों की वीडियो देख देख के, हाँ दूसरों की बारिशों की वीडियो देख देख के हम खुश हो रहे हैं। लेकिन चलिए अब ऑन अ सीरियस नोट, बारिशों का 7वां स्पेल और आज़ाद कश्मीर, कागान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें इस वक्त हो रही हैं, और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 16 अफराद इसमें जहाँ भाग हुए हैं। तो इसी पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अंजुम साहब, नया जो स्पेल था वो 15 से ही एक्सपेक्टेड था, तो कहाँ कहाँ बारिश एक्सपेक्टेड है सर मुल्क भर में आज? जी वालेकुम सलाम, मैं आपको प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। आज बारिशें कहाँ कहाँ एक्सपेक्टेड हैं? जी ऑलमोस्ट जैसा कि कल भी बहुत अच्छी बारिशें देखने में आई। दीर में 98 देखी गई बारिश, चतर क्लास जो आपका कश्मीर है वहाँ पर भी 98 हुई। उसके बाद जो है रावलाकोट में 77। ऑलमोस्ट कल पूरे पाकिस्तान में बारिश हुई है, इंक्लूडिंग कराची में भी ड्रिजल हुई है, लाइट रेन आप कह सकते हैं। ऑल दो के अभी कराची वालों को तेज़ बारिश के लिए मज़ीद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा 2 से 3 रोज़ तक। ताहम आज भी मुल्क के अक्सर शुमारी इलाकों में बारिश होने का इम्कान है, और जैसा कि पहले बताया गया था कि आने वाले 3 से 4 रोज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए मौसम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जगहों पे जो है वो मूसलाधार बारिश के इम्कानात है, जिससे नदी नालों में और जो हमारे दरिया हैं उनमें तुग़यानी आने की तवक्को है। ठीक है, आपने कहा कि बारिशें अभी अपर एरियाज़ में अच्छी हुई हैं, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, कितने दिन ये बारिशें जारी रहेंगी, ये स्पेल कितना बड़ा है? जी देखें, ये स्पेल 23 तारीख तक तो कंटिन्यूटी में रहेगा, यानी कि गैप्स के साथ तकरीबन मुल्क के अक्सर इलाकों में वक्फे के साथ बारिश होती रहेगी। उसके बाद फिर 23 के बाद 1 आध दिन के गैप के बाद फिर एक और स्पेल आने की तवक्को है। ठीक है, एंड हम ये कितनी नुकसानदेह या कह लें कि ख़तरनाक हो सकता है ये वाला स्पेल, हैविंग सेड कि ऑलरेडी बारिशों ने जो सरफेस है उसको खासा सॉफ्ट और कर दिया स्लिपरी?
देखिए जी, कल के दिन में जो बारिशें हैं उससे अच्छी खासी कैजुअलिटीज सुनने में आ रही हैं। तो 98 कहीं पे अगर बारिश हो जाए एक दिन में 24 घंटे में तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में। उसके साथ साथ लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा होता है, जैसा कि कल पीएमडी ने एडवाइजरी इशू की थी कि जो हमारे जीबी एरिया है वहाँ पर और कश्मीर में जो है वो दर्जे हरारत मामूल से तकरीबन 8 से 9 डिग्री ज़्यादा रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर की मेल्टिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से आपके ग्लोव के यहाँ सडन जो आपका फ्लैश फ्लड के जो इवेंट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आपने फ्लैश फ्लड्स की तो बात की अंजुम साहब, इससे पहले भी जब आपसे बात हो रही थी इन द प्रीवियस स्पेल तो हमने फोकस किया था लैंडस्लाइड्स पे भी, वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस बार के स्पेल में कोई इस तरह की भी एक्सपेक्टेशन है? जी बिल्कुल, ये चीज़ कंटिन्यूटी रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेचर्स भी जो है मामूल से 8-9 डिग्री ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। फिर अगर उसके साथ 25-30 मिलीमीटर भी बारिश हो जाए तो ये ट्रिगर हो जाती है और इसके साथ साथ एक तो ब्लॉफ का इवेंट हो जाता है, सेकेंडली जो है आपके पास जो है वो फ्लैश फ्लडिंग के इवेंट्स भी बढ़ जाते हैं। सही। जो ओवरऑल टेम्परेचर है आपने बताया कि अब गर्मियों में जब 7 से 8 डिग्री बढ़ जाएगा, ग्लेशियर्स के पिघलने का रेट भी उसी तरह से तेजी से बढ़ रहा है। ये बढ़ा हुआ है हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। ठीक, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब फॉर योर टाइम। उम्मीद ही करते हैं, होप करते हैं इन बारिशों से ज़्यादा नुकसान ना हो, लोग सेफ एरियाज़ में रहें, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान एंड अराउंड के जो एरियाज़ हैं वहाँ लोग फिल वक्त ट्रैवल ना करें प्लीज़। रत्ती गली जो है वहाँ पे सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए हैं। आई थिंक वी शुड हैव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एज वेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जो पूरा महीना ही हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अब ऐसे में हमने आज मदऊ किया है नामवर पाकिस्तानी गुलकार और सियासी रहनुमा जवाद अहमद को, जिनकी बड़ी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे उनके जो सबसे इन्होंने अभी भी एक गाना रिलीज़ किया हालिया ही, बड़ा ज़बरदस्त है। उनके जो सॉन्ग्स हैं माई नॉस्टैल्जिया इज़ ओ मेरे यार तू मेरा प्यार। अस्सलाम वालेकुम जवाद, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता रोज़ जो है हमने कोशिश की, लेकिन हमें पता है कि आपकी भी बहुत मसरूफियत थी, तो हमने कहा कि आज हम आपको मदऊ कर लेते हैं क्योंकि जश्न तो पूरा महीना ही है। तो आज़ादी का समा है, पूरी कौम में जज्बा नुमाया है, मार्का हक़ ख़ास तौर पे, जहां आवाम उसके बाद बहुत पुरजोश है। आपके जज्बात और एहसासात क्या है? देखें, आपने जो बात की है ना, मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान को ये बात पहुँचनी चाहिए कि हमारा तो किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हम तो हर एक से दोस्ती चाहते हैं तमाम ममालिक से, लेकिन अगर कोई दुश्मनी करेगा हमारे साथ, हमारे पे हमला करेगा या हम पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगा, तो हम फिर उसको वही जवाब देंगे जो इस वक्त इंडिया को मिला है। और इंडिया को चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें आइंदा ना करे। और अब तो मेरे ख्याल में उन्होंने सबक हासिल कर ही लिया है। आई डोंट थिंक सो कि जो किया है अब मजीद जो है वो शरारत करेंगे, और अगर करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। मुसलसल यहाँ से यही मैसेज सेंड हो रहा है। कौमी तराने के लफ्ज़ों को ज़रूर शामिल करते हैं, आपका कोई भी सॉन्ग होता है, इसके पीछे क्या सोच होती है, ज़रा उस हवाले से बताइएगा। आई मीन जिस नॉस्टैल्जिया की अभी थोड़ी देर पहले फैसल भी बात कर रहे थे, अगर हम उस सॉन्ग का भी जिक्र करें तो। ज़रूर मैं सुनाता हूँ। असल में देखें, मेरे तो दिल के दोनों बड़े करीब हैं। ये पहला गाना जो है ये 23 साल पुराना है, बल्कि शायद 24 साल, क्योंकि मेरा ख्याल है 2001 में हमने इसका वीडियो किया था और इसको रिलीज़ किया था। तो 24 साल हो गए हैं तकरीबन, 23 से 24 साल। और अभी भी कहीं पर भी आप जाएंगे आपको पता लगेगा कि बच्चे गा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। फिर उसके अलावा जब इस तरह का कोई मामला होता है, जब मुल्क को ज़रूरत होती है, तो उस वक्त हर तरफ ये चलता है। और एक और बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि उसमें मैंने पाकिस्तान का कौमी तराना जो है उसको शुरू में रखा था, पहला स्टैंजा पूरा जो है, जो 6 लाइन्स हैं या 5 लाइन्स हैं, और उसके बाद फिर गाना स्टार्ट होता है। इस दफ़ा मैंने क्या किया है कि जो नया गाना है उसके अंदर भी मैंने पाकिस्तान के तराने को एक तरह से इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन वो कैसे किया है वो मैं बताऊँगा जब मैं वो गाना गाऊँगा। तो ये मैं दोस्ती आपके लिए कर रहा हूँ। प्लीज़। रहे न है ये जीवन कभी बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ,
ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। सर जबरदस्त, यू हैव मेड आवर डे एब्सोल्युटली। अच्छा जवाद साहब, अभी जो जंग हुई है भारत से, अब उसमें पूरी कौम जो है उसने वो रिलीव किया है, चाहे वो 65 की हो या फिर ये 2000 इससे पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, आवाम को बड़ा मुत्तहिद पाया है। उसमें अफवाज पाकिस्तान जो है वो सफ़े अव्वल पे लड़ रही होती है और उसके पीछे जो है हमारी आवाम होती है, बट ह्यूज क्रेडिट गोज टू द सिंगर्स एज वेल। आपको याद है वो मैडम नूरजहां जिस वक्त बॉर्डर पे जाके उन्होंने भी जो वलवला और जोश जो जगाया था, तो कितना ज़्यादा जो है आप प्राउड फील करते हैं जब इस तरह की चीज़ होती है? ऐसा लगता है कि जी आप लोग भी अपने जर्री जवानों के शाना बशाना वो जंग लड़ रहे हैं। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मोहब्बत है ना, वो पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा पहले ही है। अच्छा ये इसको सिर्फ उभारना होता है, अंदर तो मौजूद है। आपने देखा होगा कि हमारे अवाम जो हैं वो आपस में जो मर्जी इख्तलाफात रखें, लेकिन जैसे जल्जला आया, सैलाब आए, फिर जंगें जैसे आपने कहा 65, 71, फिर कारगिल की छोटी सी जो झड़प थी वो, और उसके अलावा भी जो छोटे मोटे ये जो एडवेंचर्स करता है इंडिया बेवकूफ़ों की तरह, और उनकी ऐसी तैसी के आइंदा मुझे नहीं लगता कि दोबारा ही कर सकेंगे। उनको बड़ा अच्छा जवाब मिला है। तो ये उस वक्त भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी कौम बड़ी एकदम मुत्तहिद हो जाती है। तो ये जो 2025 में हुआ है ना, इसमें सबसे ठीक है। अच्छा जवाद, हस्बे रिवायत आपसे जाते जाते जश्न आज़ादी का सॉन्ग सुनना है क्योंकि हमारी खुशकिस्मती होगी। सो फ्यू लाइन्स फ्रॉम देयर। मेरा तो मैसेज पहले जो मैंने दिया है वो भी इसके साथ आप ऐड कर लें एक चीज़, कि जो भी लोग ओवरसीज़ बैठे हुए हैं और जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, आप सारे लोग एक बात याद रखें, सिर्फ पाक सर ज़मीन शाद बाद। अब अगर हम शाद बाद कह रहे हैं तो इसका मतलब ही यही है कि हम इसको शाद और आबाद रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। तो उसके लिए कोई मनफी सरगर्मियाँ ना करें, ख़ास तौर पे लीडर्स जो कि अरबपति खरबपति लीडर्स हैं सारी पार्टीज़ के, उनके कहने पे सर गिरते ना करें, मुल्क के लिए सोचें। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि सियासत में खुद आएँ, इस मुल्क को अपने हाथ से चलाएं। ये जो 1 करोड़ लोग हैं ये हमारी किस्मतों के फैसले करते रहे आज तक। जो अपर मिडिल क्लास है या जो एलीट है या जो बाकी सरमायादार जगीरदार माफिया पीर और मुर्शद कबायली सरदार ये करते रहे। आप लोग 24 करोड़ जो हैं, आपकी लीडरशिप चाहिए, पार्लियामेंट में आप लोगों को होना चाहिए। तो मेरा तो मैसेज फिर यही है। लेकिन जो मेरा गाना है, चूँकि वह पाक सर ज़मीन शाद बाद की लाइन के ऊपर है, इसकी पंच लाइन यही है, कोरस यही है, तो मुझे लगता है कि ये गाना आपके अंदर मोहब्बत जो है वो भरेगा पाकिस्तान की। और ये पहली दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने आगे किया कि गाना जो है उसका पंच लाइन जो है वो पाक से ज़मीन शाद बात हो, तो आपको मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि इसका टेम्पो बड़ा मज़ेदार है और बड़ा जोशीला गाना है ये। मैं आपके लिए गाता हूँ प्लीज़। उकाब की तरह जियो, शेर की मानिंद लड़ो, मेरे वतन के पुरस्कार बंदो, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना, मिलकर कहो बुलंद आवाज, पाक सर ज़मीन शादबाद, पाक सर ज़मीन शादबाद। बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आलमी मंजरनामे के साथ कुछ बात कर लेते हैं। सो मैनी डिफरेंट इंटरनेशनल न्यूज़। एक तो ये कि आज दो बड़ी अहम ताकतें मुलाकात करने जा रही हैं। बिल्कुल ये होने जा रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन अलास्का समिट, जहाँ पर होगी डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात और यूक्रेन जंग से मुतालिक अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। अच्छा, एक जो कमेंट थ्रू किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ही सेज के पुतिन जो है वो मुझसे पंगा ना लें बिकॉज आई नो हाउ टू पुट हिम बैक ऑन हिज प्लेस, वेयर आई डोंट नो इफ इट इज़ गोइंग टू सॉल्व द यूक्रेन प्रॉब्लम बिकॉज वहाँ उनकी ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात एक्सपेक्ट की जा रही है और रादर ये टर्मोइल में बदल सकता है। मुझे तो लग रहा है कि एक और बयान आने वाला है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहने वाले हैं, देखो मैंने रूस और यूक्रेन की जंग भी खत्म करवा दी। अरे यार, अज़रबैजान हम जब आर्मेनिया की बात करते हैं, उज़्बेक की बात करते हैं, एंड देन हम ये वाली सूरत अपने पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ही इज consistently trying to take the credit, and yes it is there as well. I mean, हुआ तो है ही है ना। और अच्छा, इसके साथ अब उन्होंने इसके साथ भारत का भी तड़का लगा दीजिए। मैंने ये खबर भी पढ़ी है कि ट्रंप ने कहा कि अगर तो रूस के साथ मुज़ाकरात हुए ना फेल, तो इसका फॉल आउट भारत पे आएगा। 25% मज़ीद टैरिफ के लिए आप तैयार रहिए। खैर, ये तो एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब आप क्रेडिट ले लें जंगबंदी का पाक भारत, जंगबंदी का आर्मेनिया और दीगर मामला, आप इसका भी क्रेडिट ले लें, सारे क्रेडिट ले लें, लेकिन जो असल मामला जो इस वक्त स्ट्रगलिंग है वो है गज़ा की सूरत हाल। इंतहाई खौफनाक, लोग वहाँ मट्टी से आटा छान के खाने पे मजबूर, लोग वहाँ पे पानी नहीं है। और जब ये सब कुछ एक तरफ, जब पूरी दुनिया कह रही है कि अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो अब इसराइल की फ़ौज के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ है उसने एक और बहुत ही जहरीला बयान दागा है और उसने ये कहा है कि जी अब ऑफिशियली हम जा रहे हैं कब्ज़ा करने के लिए। ये बहुत ही ख़तरनाक और ख़ौफनाक सूरत हाल है। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। आज इन दोनों अहम मामलात पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आप सीनियर तजज़ियाकार हैं और उसके साथ साथ चेयरमैन हैं तहरीक नौजवान पाकिस्तान पार्टी के। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ज़रा गज़ा की ही हम बात से आगाज़ करते हैं, फिर ट्रंप की फिर बाद में बात करते हैं। 2 स्टेट सोल्यूशन तो कहीं दूर उठा के फेंक दिया गया है, बल्कि वहाँ पे कैस्पियन में शायद गर्क कर दिया गया है। पूरी दुनिया कह रही है, फ्रांस, यूरोप, एवरीवन इज सेइंग कि जी इसराइल पीछे हटे, इसराइल इमदाद आने दे, सारी चीज़ें, लेकिन कान पे जूं तक नहीं रही। हमें ये शायद हम इस परसेप्शन में थे कि अब के जब वहाँ पे चीज़ें इतनी पूरी दुनिया कह रही है, ट्रंप ने भी एक आधी बार अपने गुस्से का इजहार किया, तो शायद अब चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन ये जो नया बयान है इसराइल का जो आर्मी चीफ है उसने, और गज़ा पे ऑफिशियल कब्जे की मंजूरी दे दी है, कैसे देखते हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया। देखें, बोल पे तो फिर मैं वही बोलूँगा कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। बोलिए। देखें, बात यह है कि जो इस टाइम पे सूरत हाल है, ट्रंप साहब एक तरफ चोर को कहते हैं चोरी कर और शाह को कहते हैं होशियार हो जा। असल बात यह है कि ट्रंप साहब ने गुस्से का इजहार ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या कोई उन्होंने वीटो करने में कभी भी जो है वो इसराइल के खिलाफ जो है कभी कोई वीटो किया? कभी जहां इसराइल का मामला आया उसमें उनको सपोर्ट की। हद ये है कि पूरी दुनिया जो है वो खिलाफ खड़ी हो गई, लेकिन जो एक आदमी जिसको बेंजामिन नेतन्याहू के नाम से लोग जानते हैं, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको बाकायदा दहशतगर्द करार देता है, इंसानियत का कातिल करार देता है और उसकी गिरफ्तारी का हुक्म देता है, और वो भी किसी अरब ममालिक के कहने पे नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका का केस जो है वो लेके जाता है। लेकिन उससे एक हफ्ते के बाद उसको जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अमेरिका में खिताब करने का मौका मिलता है। अब यही सोचें कि ये कोई ऐसा मादी का दहशतगर्द जो इंटरनेशनल दहशतगर्द कहला दिया जाता और आलमी अदालत उसको ये जो है वो मुजरिम करार देती, तो क्या वो अमेरिका जाने का या आज़ादाना घूम फिरने का सोच भी सकता था? तो ये वो बात है जिसको मेरे ख्याल में बड़ा अहमियत का हामिल है। दूसरी जानिब जो है ट्रंप साहब ये भी कह चुके हैं कि गजा के ऊपर जो है वो सैरगाह बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाद में उस बयान पे रुजू किया था। लेकिन अब नजर ये आता है कि इसराइल को जितनी भी मिलिट्री सपोर्ट है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये कहाँ से आ रही है और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट कहाँ से आ रही है? इसका मतलब यह है कि जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए जो मादी में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और फिर बाद में मुख्तलिफ उनके जितने भी जो बाद में सदूर आए, यानी के सदर जो बाइडन थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी वही कुछ किया ना।
तो उन्होंने भी इसराइल के लिए तमाम जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे यूएई के साथ, दीगर अरब ममालिक के साथ, आपको पता है एक लाइन लगी हुई थी, तांता बंधा हुआ था कि लोग जल्द से जल्द जो है वो इसराइल को तस्लीम कर रहे थे। यही एक बड़ा मेरे ख्याल में अलमिया है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए। इसराइल बजाते खुद कोई हैसियत नहीं रखता, वो मेरा नहीं ख्याल कि एक हफ्ता भी किसी की मार बर्दाश्त कर सकता है। और हालिया ईरान और इसराइल जंग के दौरान हमने ये बात बड़ी वाज़ेह नजर आई कि किस तरीके से खौफ जो था वो तेल अवीव के अंदर मौजूद था, दूसरे हैफा के अंदर मौजूद था। लेकिन दूसरी जानिब जो है, जब उनको अमेरिका ने जब तक के बमबारी नेतन्स के ऊपर और फरदौ के ऊपर और इस्फहान के ऊपर नहीं की, तब तक जो है वो जंग बंदी जो है वो इसराइल की तो चीखें निकल गई थी। आपको याद ही होगा सारा, आपने बोलने तो सब दिखाया था। इसलिए मैं ये समझता हूं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो लुक बिजी की पॉलिसी जरूर रखते हैं, लेकिन डू नथिंग के ऊपर वो अमल किया जा रहा था हमीद साहब उस वक्त के अब शायद गजा में भी अमन आ जाएगा और हम इस तरफ जाएंगे, क्योंकि इसराइल को फेस सेविंग चाहिए और इसराइल अब मजीद जंग नहीं जारी रख सकता। दिस वॉज द परस्पेक्टिव दैट वॉज बिल्डिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब ईरान इसराइल सीज फायर हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ उसके बाद? आई मीन, क्या ये एनालिसिस गलत था या हमने शायद ज़्यादा अमेरिका से एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी कि वो बैक ऑफ कर जाएगा इस पूरे मामले से? I was never under the perception कि वो अमेरिका जो है वो या इसराइल जो है कोई खैर का कलमा रखता है इस रीजन के लिए या ख़ास तौर पे गजा के लिए। देखिए ना, आप ये देखिए कि अभी जो नई एक थ्योरी आई है उसके मुताबिक 8 न्यूक्लियर बम जो हिरोशिमा के ऊपर बरसाए गए थे, उसके मुताबिक डेवस्टेशन जो है, तबाहकारी जो है वो गजा में हुई है। और ये आप देख लें कि एक हिरोशिमा के ऊपर जो बम चलाया था वो किसने चलाया था, और फिर अब जो गजा के अंदर जो 62,000 लोगों को शहीद कर दिया गया, ये एक मतलब मैं समझता हूं कि मौजूदा इंसानियत के मुंह पर एक सा दाग है। और आप देखें कि इंसानी हकूक की तंजीमें, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन, हर चीज को तहस नहस करके रख दिया गया, क्योंकि और गजा जो है वो फैसला कर लिया गया है कि जनाब अब इसराइल की मलकियत होगा, इसराइल जो चाहे वो वहां कर सकता है। इसराइल के तमाम जो ऐसे लोग जो इसराइल के खिलाफ खड़े होते हैं उनको या तो दहशतगर्द करार दे दिया जाता है या उनको जो है मावराए अदालत कत्ल करवा दिया जाता है, उन पे ड्रोन हमले किए जाते हैं, या उन ममालिक को जो है वो कट टू साइज कर दिया जाता है, जैसे हम देखते हैं। लेकिन इस सब से एक दफा भी देखें, यू आर डांसिंग विद द वुल्व्स, जो आप भेड़िए के साथ महवे रक्स हैं, और एक दफा आपने आंख झपकी तो बाकी भेड़िए आपको खा जाएंगे। गजा के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि क्रिश्चियन लोग भी जो है वो बसते हैं, उनका भी इस्तेहसाल हो रहा है। उनको मतलब आप अंदाजा करें, ऐसा तो तातारियों ने भी नहीं किया था कि लोगों की खुराक तक रोक दी है। कमाल कर दिए ये। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा गुल साहब, अब जरा ये वाला तो हमने मामला देख लिया, तो इसी से जुड़ी खबर और वो ये कि अब सदर ट्रंप जा रहे हैं रूस के सदर से मिलने। नाउ माय क्वेश्चन इज कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस सब में पाकिस्तान के लिए। बिफोर वी डिस्कस दिस अलास्का समिट, हमारे लिए वो ट्रंप जो है हम उसको नॉट आइडियलाइजिंग बट हम उसका बड़ा वो करते हैं कि जी देखें उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान का स्टांस लिया और उन्होंने तबाही फेर दी ना इंडिया की। दूसरी तरफ गज़ा पे उनका एक अलग मौक़िफ़ है। इस सारी सिचुएशन में और अब पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। विद दैट हमें अपने चाइना जो हमारा ब्रदर है उसको भी देखना है। सो पाकिस्तान स्टैंड कहाँ कर रहा है इस सारे फियास्को में? ट्रंप का एक तरफ अच्छा होना, एक तरफ गज़ा और ईरान के मामले पे वो स्टैंड लेना जो पाकिस्तान का स्टांस नहीं है। सो वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी टाइट रॉप। जी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि आज सदर पुतिन और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में अलास्का के शहर एंकरेज के अंदर मुलाकात तय पा रही है। अलास्का वही है जो 1867 में तकरीबन 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से जो है $7.2 मिलियन के अंदर जो है वो $7.2 मिलियन के अंदर अमेरिका को बेच दिया गया था, तब जब क्रीमिया जंग के बाद रूस को मुश्किलात थी और उसके बाद जो है वो चाहता था कि बजाय इसके कि ब्रिटिश जो है वो इसके ऊपर आ जाएं और हमला कर लें,
तो क्योंकि उनको मुश्किलात थी, वहां तक पहुंचना, वहां तक जो जंग थी वो बड़ी महंगी थी, कनाडा तक जो है बरतानिया पहुंच चुका था, इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि जी इसको अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। और शिटेक के अंदर जो एक शहर है वहां बाकायदा रूसी फौज और अमेरिकी फौज आमने सामने खड़ी हुई और रूस का परचम उतार दिया गया, अमेरिका का परचम उठा दिया गया और वहां 49वीं रियासत का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद तेल, मादनियात और दीगर जो अहम तरीन ज़खायर थे वो वहाँ एक सामने आए और इसको जो है स्टुअर्ट फॉली भी कहा गया और स्टुअर्ट आइस बॉक्स भी कहा गया, जो कि अमेरिका के उस टाइम के जो वजीर खारजा थे उसके हवाले से कहा कि ये एक नाकाम मंसूबा है और हमने ये पैसे फेंके हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया कि स्टुअर्ट का जो विजन था वो दुरुस्त था। बहरहाल ये तो एक उसका माजी हो गया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो मेरे ख्याल में एक तरफ जहां इसको अपॉर्चुनिटी कहा जा रहा है, वहीं यूक्रेन के हवाले से अमेरिका जो है उसने ये पहले ही बता चुका है कि अगर सदर ज़ेलेंस्की के साथ हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि वो कुछ इलाके जो सदर पुतिन है वो यूक्रेन के उनको वापस कर दें। पूरा यूक्रेन वापस करने की बात नहीं हुई, कुछ इलाकों पे, जिसके ऊपर ज़ेलेंस्की का मौक़िफ़ ये है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, कि वो ये कहते हैं कि जनाब जिसके अंदर यूक्रेन का मुकम्मल बात नहीं होगी, हम ऐसे किसी मुआहदे को, किसी भी बातचीत को जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम तारीख साथ जो है बेइज्जती भी देख चुके हैं सदर ज़ेलेंस्की की ओवल ऑफिस के अंदर, और हमें मालूम है कि सदर एंड वी विल हैव टू लुक फॉरवर्ड। आई मीन हमें ये देखना होगा कि लोगों को भुला नहीं सकते, उन्हें पीछे भी नहीं छोड़ सकते। और ये जंग जिसको इसराइल ने शुरू किया था किसी ग्रेटर इसराइल के लिए, इट्स एक्चुअली द एरिया दैट दे डोंट वांट टू कवर, इट डजंट हैज एनीथिंग रिलीजियस टू डू विद दैट। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं हमीद साहब। चले आगे बढ़ते हैं और इट्स टाइम फॉर हीरो पाकिस्तानी। ताइक्वांडो का खेल और इसमें पाकिस्तानी एथलीट दुनिया भर में नाम बना रहे हैं। स्वाद से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर खान ने मलेशिया में होने वाले बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए एक नहीं 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। बिल्कुल, और वहाँ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और यू नो हाउ डिड ही फील कि अब आगे चलकर उनको क्या करना है, इसी पर बात कर लेते हैं। वेलकम करते हैं आमिर खान को। अस्सलाम वालेकुम आमिर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये हमारे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है टू हैव यू ऑन द शो ओवर एंड ओवर अगैन, बिकॉज आपकी जो कामयाबियाँ हैं वो तो रुकती नहीं है। सो ये वाला एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा, ज़रा माहौल हमें डिस्क्राइब कीजिएगा और ये पूरा एक्सपीरियंस। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों का फर्स्ट टाइम है कि आप लोगों के साथ इंटरव्यू हो रहा है। जिस टाइम मैं गोल्ड मेडल तो जीता, उस टाइम तो बहुत खुशी हुआ। आपको पता है कि 2024 में मैंने गोल्ड थाईलैंड बैंकॉक में लिया था और अभी मलेशिया आया हूँ। मलेशिया में मैंने 2 गोल्ड जीता। तो तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, उनकी सपोर्ट की वजह से मैं इधर आया हूँ। लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ वादे किए उन लोगों ने पूरा नहीं किया, लेकिन जो हमारा दोस्त था उन लोगों ने वादे किया, उसके सपोर्ट से वजह से इधर आया हूँ मलेशिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम दोबारा रोशन किया। बिल्कुल। अच्छा आमिर, ज़रा ये बताइए चैंपियनशिप के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि कैसी रही, कौन कौन से ममालिक शरीक थे इसमें? चैंपियनशिप के हवाले से तो जी इसमें तो 35 ममालिक था और 6000 एथलीट था। हमारे वेट में मैंने 2 कैटेगरी वेट में अपने फाइट्स वगैरह किया है। मैंने 6 फाइट्स किया। चाइना के साथ मेरा फाइनल था, वो बहुत टफ था वो बंदा और अच्छा भी था, तकड़ा भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सही आसानी से मेरा तकरीबन 12 पॉइंट उसका जीता। वो फाइट भी जीता। आगे 5 फाइट था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीता। और मैंने जो ये 2 गोल्ड मेडल है इसको मैंने अपने नाम से किया और सारे पाकिस्तान के नाम पे किया। तकरीबन इससे 35 ममालिक था इस सारे इवेंट में और 6000 एथलीट था। तो हर वेट का हर कैटेगरी होता। तो मैंने तो अपने वेट में और अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा और आगे भी ये कोशिश है कि दोबारा चली जाओ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अच्छा, आपने बताया चाइना को आपने हराया। ताइक्वांडो में आमिर कौन से जो हमारी जो रीजन के कंट्रीज हैं बहुत टफ टाइम देते हैं, बहुत तगड़े हैं? वो तो काजाकिस्तान और चाइना, कोरिया, ये बहुत टफ होता है ना। और हमारा जो फाइट आया था, मेरा फाइट पहला मलेशिया के साथ आया, फिर थाईलैंड के साथ आया, फिर सिंगापुर के साथ आया, फिर अजरबैजान के साथ आया। और फर्स्ट 6 फाइट जो मेरा फाइनल था वो चाइना के साथ था।
वो बहुत टफ था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने कारकर्दगी की है। मैंने 2 राउंड हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 2 राउंड में 12 सीरीज से जीता। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे स्वात के किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका आमिर? मेरा स्वाद से मिंगोरा से ताल्लुक़ है और अमानकोट से, और मैं अपने उस्तादों का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारे साथ इतना मेहनत किया। उधर तो इतना सहूलियात है भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है और इधर तक पहुँचाया। उनका भी शुक्रगुजार हूँ और हम उम्मीद रखता है कि ये लोग हमारे साथ थोड़ा ताउन कर दे, थोड़ा हमें सपोर्ट दे, हम आगे ओलंपिक्स में जा सकते हैं। मैं आमिर आपसे पूछने वाली थी, मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि जब आप कहते हो कि मुझे सपोर्ट मिल जाए, तो अभी आपका क्या फाइनेंशियल सपोर्ट होता है आप लोगों के साथ, और आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हो कि कितना कवर होना चाहिए आपका? हम ये इनको बताता है कि बस हमें कैंप, ऐसे कैंप्स दे कि वो इंटरनेशनल लोगों के साथ हम कैंप खेल दे, लोगों के साथ हम कैंप अटेंड करें, उसके साथ हम फाइट्स वगैरह करें। फिर वो लोग ओलंपिक पे जाते हैं, वो तकरीबन रैंकिंग बनाते हैं, वो एक महीने में 4-4, 5-5 इवेंट खेलता है। हमारा यही बदकिस्मती है कि हम एक साल में एक इवेंट खेलते हैं, और फिर भी आपको पता है कि जो इवेंट पे हम लोग आता है वो उस पे कारकर्दगी दिखाता है, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए गोल्ड जीता है, फिर जाता है उधर, फिर 2 दिन लोग सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद कोई भी नहीं है। जो लोग वादे करते हैं वो भी पूरा नहीं करते हैं। मैं इन लोगों को बताता हूँ कि आप थोड़ा स्पोर्ट्स पे तवज्जो दो, स्पोर्ट्स को, प्लेयर को आगे लेकर आओ। ये पाकिस्तान का सरमाया है, ये आगे आ सकता है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। आप उनको सपोर्ट दो। जो प्लेयर अच्छा होता है, जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड ले सकता है, तो इनको चाहिए कि यार अच्छी सी सपोर्ट कर देना। अच्छा आमिर, जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, स्वात मिंगोरा सिटी, तो मिंगोरा से दीगर जो है वो टैलेंट तो बड़ा आता है, लेकिन ताइक्वांडो स्वात से आते हुए हमने पहले नहीं सुना। ये बताइए कि आपको ये शौक़ कैसे हुआ, किसी को आप देख रहे थे? और वैसे स्वात में मिंगोरा हो कि मिंगोरा से आगे के मामलात हों, वहाँ पे ताइक्वांडो लोग खेल रहे हैं, वहाँ कब से इंट्रोड्यूस हुआ ये? सर जी, मेरा तकरीबन 9 साल हुआ है कि मैं ताइक्वांडो खेल रहा हूँ। बचपन से खेल रहा हूँ, शौक बहुत ज़्यादा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से खेल रहा हूँ। मैं साउथ कोरिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी मैंने किया है, बैंकॉक में 2024 में मैंने गोल्ड मेडल जीता, जिस टाइम अरशद नदीम लिया था। उससे पहले भी मैं फुजीरा इवेंट दुबई गया हूँ, उससे ईरान भी गया हूँ, बहुत इंटरनेशनल G1 G2 भी किया है। लेकिन अभी जो मैंने इस इवेंट पे आया हूँ, मैंने अपना खर्चा किया है, किसी का मदद हमारे साथ ना था। चले, हम उम्मीद करते हैं, बिल्कुल आमिर, हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ हम बने, प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ तक पहुँचे और ये मामला जो हैं जब आप जीत के आते हैं, थैंक यू सो मच आमिर, जब आप जीत हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो स्ट्रगल है ना, वो हमें नहीं मालूम होती है। खैर, जब जीत के आने की बात होती है, सेलिब्रेट करने की बात होती है, तो हमारे यहाँ लोग जो है वो जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, हर तरह से कर रहे हैं। कोई गा के कर रहा है, कोई क्लाइंब करके कर रहा है। आप पहाड़ पर चढ़ने की बात कर रही हैं? नहीं, मैं तो एक जो बात कर रही हैं वो हम दिखा देते हैं। जनाब, कल के कुछ खास खुसूसी मनाज़िर आप ये देखें। आप, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये कौन सा तरीका है, ये कहाँ जा रहे हैं, बनना चाह रहे थे। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से ना इन्होंने कायद के मज़ार पे इकबाल का वो शेर बहुत सीरियस ले लिया है। कौन सा वाला? वो खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें नीचे, सिक्योरिटी गार्ड पूछे भाईजान इधर आ जाए नीचे। ठीक है, अच्छा ये वो खुदी है, फलसफा खुदी, ये खुद ही समझ गए थे, खुद ही को कर बुलंद। आई एम श्योर दिस गाय डिड नॉट इवन थिंक कि अगर खुदा ना करे ये यहाँ से गिर जाते तो इनको कितनी बुरी चोट, बिकॉज नीचे मार्बल्स ही हैं, सो लैंडिंग ऑन मार्बल्स वुड हैव बीन। अच्छा, ये तो एक बंदा चढ़ा है इस बार, 2 साल पहले तो पता नहीं लोग कहाँ से, यहाँ से, थैंक गॉड कि वो हालात बदल गए। मार्बल की मूवी लग रही थी। एग्जैक्टली, मार्बल की मूवी, नॉट मार्बल की। सो दिस इज द थिंग। और उसमें, अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा अगर आवाज़ भी सुनाएं, ताकि वो जश्न आज़ादी पे जो एक ख़ास आवाज़ होती है ना, वो मैं मिस कर रहा हूँ इस बार सादिया, अगर इसके हम आवाज़ सुना सकें। डू वी हैव इट? वो जो आवाज़ है, अच्छा इसमें आवाज़ नहीं है, लेकिन हम आपको अगली वीडियो की जानिब लेके चलते हैं। और एक तो ये तरीका है जश्न आज़ादी मनाने का, दे यू गो, चढ़े जा रहे हैं, फिर उनको नीचे से फिर पुलिस वाले रेंजर्स आए, उन्होंने कहा आइए आप आइए,
आपको हम लेकर चलते हैं आपको हम जहां पर आपको आराम करने मिलेगा। ये तो एक चीज है, लेकिन जो जिस आवाज की मैं बात कर रहा था वो सफर करती हुई 7 समंदर पार भी जा चुकी है। भाई देखें, इस पे अगर हम सुनाए ना तो ये फिर ज्यादती हो जाएगी। सुनाइए वो आजादी की खास आवाज। ये ना इस पे फिर वहां पे अंग्रेज जो है ना, अंग्रेजों ने गाना शुरू कर दिया, यूं दी आपको आजादी के दुनिया हुई है ऐसी आजादी। आप देखिए इसमें पुलिस वाले भी परेशान हो रहे हैं, हम रोके तो उनको कैसे रोके, क्या कह के रोके। अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है तो आप रोकेंगे, वरना अदरवाइज तो हम सब जानते हैं कि आई मीन इन ममालिक में यानी लंदन में और इन जैसे शहरों में आप बाजे नहीं बजा सकते भाई, वहाँ नॉइज पोल्यूशन के अगेंस्ट सख्त रूल्स हैं। तो उन्होंने मेरे ख्याल में यूँ कह लें कि थोड़ा हल्का हाथ रखा इनके ऊपर, तो गलत नहीं होगा कि ये बीच स्क्वायर में बाजे बजा रहे थे। शायर से बहुत माजरत के साथ क्यों दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई पाँ पाँ। इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पापा एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, शोहदाए करबला का चहलम है और वो आज जो है उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। इसी मुनासबत से मुल्क भर में जुलूस जो है उनका एहतमाम किया गया है। तो सबसे पहले लाहौर चलते हैं, अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल बताइए, लाहौर में किस तरीके से तमाम तर तैयारियाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम का जो लाहौर का रवायती जुलूस है वो हवेली अलिफ शाह से बरामद हो चुका है और अपने रवायती रास्तों रवां है। ये जुलूस जो है ये करबला गाम शाह पहुँचकर शाम को इख्तिताम पजीर होगा और जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो आज़ादारों के लिए यहाँ पर फराहम की गई है और आज़ादारों की मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है उन्हें जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। इसके साथ साथ जो आज़ादार हैं उनके लिए सबील और लंगर का भी ख़ास एहतमाम किया गया है। जगह जगह पर जुलूस के रास्तों पर जो है वो लंगर का एहतमाम किया गया है और आज़ादार हैं जुलूस के वो नोहाखानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अफजा, के हवाले से तो आपने बताया। रावलपिंडी का रुख भी कर लेते हैं, रजिस्ट्रार हमारे नुमाइंदे वहाँ से मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि सिक्योरिटी प्लान क्या है और आज पूरे दिन जुलूस का क्या इंतजामात रहेंगे। उस हवाले से स्टार ओवर टू यू, बताइएगा जुलूस के हवाले से भी, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से भी। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी शहर में भी नवासा रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम जो है मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर में 7 बड़े जुलूस बरामद किए जाते हैं, जबकि मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ले से बरामद होकर कमेटी चौक पहुँचेगा, जहाँ पर तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया के रहनुमा सैयद आगा हुसैन मुक़द्दसी बाकायदा तौर पर दुआ कराने के बाद जुलूस को रुख़सत करेंगे। यही जुलूस जो है अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ फवारा चौक पहुँचेगा, जहाँ पर अज़ादारान की जानिब से नमाज जुमा अदा किया जाएगा, जिसके बाद अल्लामा कराम और ज़ाकिरीन की जानिब से फ़लसफ़ा शहादत बयान किया जाएगा। बात करें अगर हम जुलूस के हवाले से, जुलूस की गुज़रगाहों में मुख्तलिफ मुकामात पर पानी की सबीलों के साथ साथ मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, जबकि रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से, तो रावलपिंडी पुलिस की तकरीबन 4000 सिक्योरिटी एहलकार आज के इस जुलूस की निगरानी पर मामूर है, जबकि सिक्योरिटी जुलूस की गुजरगाहों पर माहिर निशानाबाज भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से, तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कमाल सेंटर में तकरीबन 2500 कैमराज की मदद से रावलपिंडी शहर की मॉनिटरिंग की जा रही है। अब से कुछ देर बाद तकरीबन कुछ 11:30 बजे के करीब ये मरकज़ी जुलूस यहाँ पर बरामद होगा और अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होते हुआ फवारा चौक राजा बाजार पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया स्टार, आप हमें हवाले से अपडेट कर रहे थे। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं सादिया और शो योर टीथ। Sorry, I can show you my teeth. Look how aligned they are. Show them to your. वैसे I can, yes.
See? Because I don't smoke. No, it's not about the smoke. I'm talking about alignment. जो आपकी स्माइल होती है उसमें आपके दांतों की अलाइनमेंट अगर अच्छी हो तो आपकी स्माइल अच्छी लगती है। आपको पता है मुल्कों में बहुत सारे ममालिक में अच्छा ना, बहुत सारे ममालिक में आपकी स्माइल के ऊपर भी आपको जो है वो प्राइज दिया जा रहा होता है। आप कितना टेक के, मेरे स्कूल में था वैसे। अच्छा, ये पाकिस्तानी मुल्क है वो जहाँ पे ये ऐसा होता है तो दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है। आपको प्राइज मिलता था? वक्त के साथ साथ डू यू थिंक नहीं मिला होगा? अच्छा, वक्त के साथ साथ जब हमारा बचपन था तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स को उतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब एक तो वालिदैन भी बड़े फिक्रमंद होते हैं, खुद बच्चों को भी अवेयरनेस है कि उनके दांत अलाइंड है नहीं है, उनकी मुस्कुराहट कैसे है, उसकी वजह से उनके पूरे चेहरे की जो अपीयरेंस है उस पर कितना असर पड़ रहा है। एंड ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में, जो चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, जिनके ऊपर थोड़ी तवज्जो दी जा सकती है, उसके बारे में ज़रूर ही बात होनी चाहिए। तो आज हमारी मेहमान है डॉक्टर हफ्सा महिदा, जो कि डेंटल सर्जन है। उनसे हम ज़रा ब्रेसेस के बारे में जानेंगे कि बच्चों में ये कितनी अलाइनमेंट में फ़र्क ला सकते हैं, क्या ये ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है, और उसके साथ क्या केयर इंपॉर्टेंट है। और ये भी जानेंगे कि सादिया को जो प्राइज़ मिला था वो सही था या नहीं। वो इनको कैसे पता होगा? वो डेंटल सर्जन है, उनको पता होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, ये ब्रेसेस तो पिछले 10-12 साल से वेरी मच देयर। पहले जो ओवर टीन एज वाले होते थे वो लगवाते थे, लेकिन अब जैसे ही नए दांत आ जाते हैं और पेरेंट्स को ये पता चलता है कि बच्चों की अलाइनमेंट ख़राब है दांतों की, तो वो उनको अलाइन करने के लिए ब्रेसेस लगाते हैं। बिल्कुल, मुझे ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि ये ब्रेसेस लगाना उनका कितना ड्यूरेशन होता है, उसकी क्लीनिंग वगैरह ये सब, इसके पीछे क्या है? ब्रेसेस वैसे तो मैं क्लियर कर दूं कि हर एज के लिए हैं, बिकॉज़ ये कंसर्न सबका होता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा उम्र में दिए जा सकते हैं नहीं, या कितनी कम उम्र में शुरू करते हैं। सो अब इसकी एहतियात जो है वो शुरू हो जाती है राइट फ्रॉम बर्थ। उसके अंदर पेरेंट्स को थोड़ा सा हैबिट्स को देखना पड़ता है, बच्चे की ईटिंग हैबिट्स को, ब्रीदिंग हैबिट्स को, कि वो किस तरह से सांस ठीक ले पा रहा है नहीं, क्या वो खाना ठीक से खा रहा है कि नहीं। तो इसका कंसर्न कि दांतों की अलाइनमेंट कैसी है वो शुरू से स्टार्ट होना चाहिए। फिर ये कि पहला मुआयना जो होता है ऑर्थोडोंटिक, जैसे हम जो शोबा है हमारा ऑर्थोडोंटिक्स का, उसका जो मुआयना है वो हो जाना चाहिए तकरीबन एट द एज ऑफ 7। सो 7 ईयर्स के अंदर अगर कोई मेजर मसला है तो वो नज़र आना शुरू हो सकता है, और उसको फिर हम लेके एक सर्टेन डायरेक्शन में पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि इस तरह से आपका ट्रीटमेंट अगर कभी होगा तो कैसे प्रोसीड करेगा। अगर उस वक्त कोई ऐसी चीज़ है जो हम करेक्ट कर सकते हैं तो वो हम उस वक्त करेंगे। एट द सेम टाइम फिर ये कि उसके बाद 9 से 10 साल की उम्र का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से आपने कहा कि पेरेंट्स बहुत कंसर्न हो जाते हैं, और अब ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये ट्रेंड चेंज हुआ है हमारी सोसाइटी में। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम कि 9 to 10 ईयर्स की एज में अब जॉज की ग्रोथ को देखें कि जबड़े बहुत आगे पीछे तो नहीं आ रहे, क्योंकि हमारा शोबा अब सिर्फ दांत की हद तक नहीं है। बेसिकली हम सब कुछ देखते हैं कि क्या जबड़े ठीक से हैं कि नहीं हैं। उसकी अलाइनमेंट 9 to 10 ईयर्स में होती है। बहुत अच्छा होगा अगर उस टाइम के ऊपर इलाज हो जाए, बिकॉज दांतों के साथ साथ जबड़े का इलाज उस टाइम पे अच्छे से हो सकता है। एक तो चले मैंने वैसे ही आउट ऑफ फन में बात करी थी खूबसूरती, जो कि ठीक है, एक वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन क्या जब दांतों की अलाइनमेंट आपकी ठीक नहीं होती तो वो आपके लिए आगे चलकर, जैसे विजडम टूथ आता है या और जो दांत होते हैं उनकी अलाइनमेंट भी इसकी वजह से ख़राब हो सकती है। चूइंग, खाना चबाने में, आपके बात करने में, यानी आप सही से लफ्ज़ नहीं उनका बयान ना कर, तलफ़ुज़ आपका अच्छा ना हो सके बिकॉज आपके दांत या तो बड़े हैं या टेढ़े हैं, तो क्या उस पर भी अफेक्ट पड़ता है दांतों की अलाइनमेंट से? बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। चूइंग अगर ठीक से नहीं हो पाएगी, एक तो वैसे ही हमारे यहाँ ईटिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर पेरेंट्स व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन डीलिंग विद इट। अगर चूइंग ठीक से नहीं हो पाएगी, बच्चा ठीक से चबा नहीं पाएगा तो उसकी ग़िज़ा ठीक से नहीं ले सकेगा, तो ये आएगा, उससे उसकी डेवलपमेंट और पीछे चली जाएगी। दांतों के ऊपर इसका अफेक्ट आएगा। पीछे के दांतों की सफाई बिल्कुल सही से नहीं हो पाती। एग्जैक्टली, तो सफाई का बहुत बड़ा रोल है। अगर दांत आगे पीछे होंगे, ठीक से उसके अंदर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दिस। दूसरी बात आपने जो कही बहुत इंपॉर्टेंट, कि स्पीच का ताल्लुक, कि बात ठीक से कर पाएगा नहीं। अमूमन क्या होता है कि बच्चे जिनके अंगूठे लेने की आदत होती है, उनके दोनों दांतों के दरमियान गैप बहुत आता है, अपर और लोअर टीथ के दरमियान। सो उसकी वजह से वो ज़बान को ठीक से पोजिशन नहीं कर पाता। So it is why these treatments are extremely important to start off early. काफ़ी बहुत important ये अब तो ये चीज़ हो गई the basics. Now coming to the beautifications. बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जी वो ख़ास तौर पे वो जो स्मोक करते हैं और वो स्टेन आ जाता है तो वो उसका इलाज चाहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी जो करते, उनकी ये होती है कि हम तो हाँ चाय और ये कि जी हम तो ना इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीते, हम स्मोक भी नहीं करते, बट दे आर नॉट एब्सोल्युटली वाइट ब्राइट।
तो क्या हमारे दांत जो हैं आर दे डिजाइन टू बी एब्सोल्युटली वाइट ब्राइट? नो दे आर नॉट। जिस तरह हर इंसान का कम्प्लेक्शन डिफरेंट होता है, बिल्कुल उसी तरह उसके दांतों का भी अपना कम्प्लेक्शन होता है। बहुत सी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से वाइटनेस का लेवल थोड़ा सा डिफर करता है, लेकिन ये एक मेन रीज़न है कि हर किसी का वेरी करता है। सो दे आर नॉट मेंट टू बी टू वाइट और एनीथिंग। इट इज़ ऑलवेज अ प्रेफरेंस कि अगर आप इसको बहुत वाइट करवाना चाहें, बहुत नीट करवाना चाहें। आई फील एज अ डेंटल सर्जन, आई फील लाइक द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दे शुड बी क्लीन and they should be very well managed. Which drives my next question. What is cleaning? एक हो गई जी कि मैं तो दिन में 2 बार करता हूँ। दिन में 2 बार ब्रश करने के बावजूद क्या मुझे 6 महीने में 1 बार चक्कर लगा लेना चाहिए डेंटल सर्जन का? बिल्कुल लगा लेना चाहिए, बिकॉज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्या आप ठीक तरह से ब्रश कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 वजूहत की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। एक तो आपने खुद ही बता दिया कि अलाइनमेंट दांतों की ठीक है कि नहीं। अगर दांत सीध में नहीं होंगे तो उसकी वजह से ब्रश हर जगह नहीं पहुँच पाएगा, सो उससे आपकी ब्रशिंग इफेक्टिव नहीं होती। दूसरी वजह है ये कि हो सकता है आपका मेथड ठीक ना हो। सो 6-6 महीने की विजिट्स करवाना डेंटिस्ट के साथ ये काफ़ी फ़ायदेमंद है कि अगर कोई क्लीनिंग की नीड डेवलप हो जाती है आपकी ब्रशिंग मेथड की वजह से तो वो ठीक हो जाए, नहीं तो फिर आप थोड़ी सी गाइडेंस ले सकें कि आपको कैसे बेटर मैनेज करना है। आपने ब्रीदिंग के बारे में भी बात की अभी। मुझे ये अंदाज़ा है बीइंग अ मदर कि बच्चों के साथ क्या होता है, वो अपने नाक से सांस नहीं लेते और वो अपने मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या दांतों की अलाइनमेंट पे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल ऐसा ही है। कुदरती तौर पे जो है हमारे पास एक निज़ाम है होंठों के बंद रहने का, जिसकी वजह से जॉज की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल चलती है काफ़ी। सो अगर लेट्स से बच्चा मुंह खोल के अगर सांस ले रहा है मुंह से सोते में ये एक तो नॉर्मल नहीं है। इसके लिए डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियन, ENT सर्जन वगैरह को बच्चे को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, ताकि उनकी ब्रीदिंग नेज़ल हो, नाक से सांस लेना शुरू करे बच्चा, और फिर जब उसके होंठ ठीक से बंद होंगे तो उसके दांतों की सील प्रॉपर बनेगी अच्छे से। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और नहीं पेरेंट्स को अक्सर ये बात पता होती। अच्छा, ये हमने बचपन से सुना है दांत टूट जाए और नए दांत आने हो तो ज़बान नहीं लगाओ, उससे अलाइनमेंट। इज़ इट ट्रू? इट्स क्वाइट ट्रू टू सम एक्सटेंट कि अगर बच्चे के दांत नहीं आने वाले तो ज़बान लगाना शुरू करता है तो दांतों की जो प्रोजेक्शन है वो चेंज हो जाती है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है दांत का, और हो सकता है इन सम केसेस के वो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाए। सो अवॉइड करना चाहिए इस तरह की कोई भी हैबिट जो अननेचुरल हो। अच्छा, एक बहुत ही ऐसा प्रोसेस जिसको सुन के डर लगता है लोगों को, लेकिन जब वो करा लेते हैं तो कहते हैं यार ये तो कुछ भी नहीं था, दैट इज रूट कैनाल। ठीक है। सो अगेन बहुत सारे लोगों का यही शिकवा है, हाँ भाई हम तो बड़ा ख्याल रखते हैं, तो अचानक से एक दिन ये होता है कि हमें सर्द गर्म लगना शुरू होता है और फिर पता चलता है कि ओहो सिर्फ बाहर का ढांचा रह गया है, स्केलेटन रह गया दांत का, अंदर का गूदा तो ख़त्म हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो ख्याल नहीं रखते, या उनके साथ भी हो जाता है जो ख्याल रख रहे हैं, और अगर हो जाता है तो क्यों? अच्छा, लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि इसकी दोनों ही वजूहत हैं। एक तो ये कि आपकी तरफ से भी कोताही हो, और दूसरा है कि कुछ केसेस के अंदर आपके दांत का जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसमें ग्रूव बहुत ज़्यादा है कि ब्रशिंग भी बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव रह रही है। फिर दूसरी चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो डीके का प्रोसेस चलता रहेगा, और उसकी वजह से जो है इवेंचुअली कभी पता चलेगा कि भाई या तो दर्द से पता चलेगा कि दांत ख़राब हो चुका है, या फिर यह है कि खाना बहुत ज़्यादा फंसना शुरू होगा तब पता चलेगा। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो इन हैंड, लेकिन ज़्यादा मैं वही कहूँगी कि आप जितना ख्याल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं आपकी इजाज़त के साथ मेरे 3 छोटे छोटे, ठीक है। पहला तो ये कि कौन से न्यूट्रिशंस हैं, कौन सा फूड है जो दांतों के लिए जो दांतों की सेहत के लिए अच्छे हैं, पहला ये। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स हमारे यहाँ कहा जाता है कि डेयरी फूड इज़ वेरी गुड, चीज़ इज़ वेरी गुड, चीज़ पनीर जितना अच्छा बच्चा खाएगा वो अच्छा रहेगा। दूसरा, जहाँ तक हमारी अलाइनमेंट का ताल्लुक है, उसमें जो देसी हमारी डाइट होती है, इट्स अ वेरी हेल्दी डाइट। बच्चों को जितने चैलेंजिंग डाइट्स मिलेंगी उनके दांत उतने सीध में आएंगे। ग्रोथ वैसे भी एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, यानी द मोर यू च्यू, लाइक जैसे वो शुगर केन वगैरह, और बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो हमारे अम्मी अब्बू ठीक कहते थे बेटा इससे दांत मजबूत होंगे, ये खाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए ग्रोथ तभी होती है जब आप चैलेंज करते हैं। सॉलिड एप्पल, बिल्कुल है ना, उसको चबाना और उसको खाना, उसे तोड़ना खुद दांत से। बिल्कुल। सो जॉस पे प्रेशर आएगा ग्रो करने का। ये वही बात है कि लोग कहते हैं ना कि लटक के आपके हाइट इंक्रीज होती है, आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो अलाइनर्स आजकल, मेरा दूसरा सवाल और वो ये कि टूथपेस्ट जो है आजकल एक चीज़ चली हुई है, एंड दैट इज़ टूथपेस्ट इस्तेमाल करोगे तो कैंसर हो जाएगा। ओह, द फ्लोराइड वंस। कितना इसमें हकीकत है?
ये मिथ्स हैं टू अ ह्यूज एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि कैंसर बिल्कुल ओवरनाइट किसी चीज़ की वजह से होता है। हो सकता है कि कोई ट्रिगरिंग एलिमेंट इन जीन्स हो जिसकी वजह से ये होगा, कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसकी वजह से हो सकता है, या किसी की ऐसी हैबिट है कि वो कोई ऐसी चीज़ इनहेल कर रहा है उसकी वजह से है, या ईट कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है। या किसी की कैंसर सेल्स की कैपेसिटी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई जीन्स डायरेक्ट करती हैं इस चीज़ को। सो इट इज़ क्वाइट अ मिथ। ऐसा नहीं है कि टूथपेस्ट अगर उसके सही तरह से इस्तेमाल किया जाए जो कि क्लीनिंग के लिए है तो उसमें मेरा आखिरी सवाल ये कि क्या टूटा हुआ दांत तकिया के नीचे रखने से टूथ फेरी आती है? भाई मेरे बेटे के लिए तो आ रही है, मेरे बेटे के लिए तो आ रही है, वो पैसे भी रख के जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू एंड आई होप हमारे बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे सवालात आज हो गए होंगे एड्रेस। चलिए इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।